गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर का टॉपिक पढ़ रहे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर इसको हम कोशिका झिल्ली या कोशिका कला या जीवद्रव्य झिल्ली इन सब नामों से भी बोल सकते हैं। तो देखो, हमने जो कोशिका झिल्ली है उसके संरचनात्मक संगठन के बारे में पढ़ लिया था, और हम पढ़ रहे थे उसका रासायनिक संगठन, जिसमें से जो पिछली क्लास थी उसमें हमने लिपिड्स के बारे में पढ़ा था कि जो लिपिड्स है वो कोशिका झिल्ली की संरचना में या जो कोशिका झिल्ली का रासायनिक संगठन है उसमें किस प्रकार से जुड़े रहते हैं, किस प्रकार से सहायता करते हैं, किस प्रकार कोशिका झिल्ली का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो आज हम लिपिड के बाद दूसरा कारक पढ़ेंगे जो कि है प्रोटीन। ठीक है, तो अब देखो, जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो कई प्रकार के तत्वों से मिलकर बनी होती है, या फिर जो उनका रासायनिक संगठन होता है उसमें विभिन्न प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। जैसे कि हमने लिपिड के बारे में पढ़ लिया था, और आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं। तो जो प्लाज्मा झिल्ली होती है उसका जो एक मेन पार्ट है या फिर जो प्रमुख भाग है वो बनाने में क्या है, जो प्रोटीन्स होते हैं वो सहायक होते हैं। मतलब कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो प्लाज्मा झिल्ली का काफी ज्यादा हिस्सा बनाने में सहायक होते हैं। ठीक है, अब देखो कि कुछ जो कोशिकाएं होती है जैसे कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं, उनकी जो प्लाज्मा कला होती है, और ऐसी प्लाज्मा कला जो उनमें क्या करती है, पारगम्यता अवरोधक का कार्य करती है। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं जिनमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है, और उनमें कोशिका झिल्ली में वो वाली कोशिका झिल्लियां जो क्या करती है, पारगम्य अवरोधक का कार्य करती है। मतलब कि कोशिका झिल्ली के अंदर जो भी पदार्थ आते हैं उनको अपने में से पार नहीं होने देती, या कोशिका द्रव्य के अंदर नहीं आने देती है जो भी हानिकारक पदार्थ होते हैं। ठीक है, मतलब कि वो एक प्रकार के जो है पारगम्यता अवरोधक होती है कोशिका दूसरे पदार्थों के लिए कोशिका झिल्ली। तो ऐसी कोशिकाओं की जो कोशिका झिल्ली होती है वो क्या होती है, 50% लिपिड और 50% प्रोटीन से मिलकर बनी हो रहती है। मतलब या फिर बनी होती है, मतलब कि उनका जो रासायनिक संगठन होता है, तो उनके रासायनिक संगठन में क्या होगा, 50% लिपिड पाए जाएंगे और 50% प्रोटीन पाए जाएंगे। अब एक और प्रकार की झिल्ली, मतलब और प्रकार की कोशिकाएं जिनमें जो कोशिका झिल्ली है वो क्या काम करती है, ऊर्जा स्थानांतरण से वो सक्रिय रूप से संबंधित होती है। पहली हमने पढ़ी जो क्या करती है, पारगम्यता अवरोधक का कार्य करेगी ऐसी झिल्लियां, और कुछ झिल्लियां ऐसी होती है जो क्या करती है, ऊर्जा स्थानांतरण, मतलब कि ऊर्जा का स्थानांतरण करती है, जो उनका मुख्य कार्य होता है, और वो क्या होती है, ऊर्जा स्थानांतरण के अंदर सक्रिय रूप से संबंधित होती है। तो ऐसी जो झिल्लियां होंगी उनमें क्या है, 75% तक प्रोटीन पाया जाता है, या फिर उनका जो 75% भाग है वो प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया, जो माइटोकॉन्ड्रिया की कोशिका झिल्ली होगी, हरित लवक की कोशिका झिल्ली होगी, और जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनकी जो कोशिका झिल्ली होगी वो किस प्रकार की होगी, वो क्या करेगी, ऊर्जा स्थानांतरण से सक्रिय रूप से संबंधित होगी। और ये जो कोशिका झिल्लियां होगी किस किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और प्रोकैरियोट्स की, इनकी कोशिका झिल्ली का जो 75% भाग है वो किससे बना होगा, प्रोटीन से। ठीक है, उसके बाद में जो प्लाज्मा कला या जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो क्या करती है, कोशिकाओं को यांत्रिक संबल प्रदान करने के साथ साथ वाहकों का मतलब या फिर वाहक के रूप में भी कार्य करती है। एक तो कोशिका झिल्ली क्या करेगी, जो भी कोशिका है उसको क्या करेगी, यांत्रिक संबलता प्रदान करेगी। ठीक है, मतलब कि उसकी जो संरचना है उसको बनाए रखने में उसकी सहायता करेगी, उसको यांत्रिक संबलता या फिर यांत्रिक सहारा प्रदान करेगी। और इसी के साथ साथ जो कोशिका झिल्ली है वो क्या करती है, वाहक के रूप में भी कार्य करती है। मतलब कि अपने अंदर से कुछ जो प्रोटीन्स है उनको आने देती है अंदर, जो कि कोशिका के लिए क्या है, लाभदायक होते हैं, या फिर कोशिका को ऊर्जा प्रदान करने के लिए होते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये तो हो गया प्रोटीन का बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद में एक वैज्ञानिक थे सिंगर, उन्होंने क्या किया कि जो प्लाज्मा झिल्ली होती है उसके कार्यों के आधार पर, या फिर कौन सी कोशिका झिल्ली पाई जाती है उस आधार पर क्या किया, जो प्लाज्मा झिल्ली है उसको दो भागों में बांटा। कौन कौन सी, पहली परिधीय या फिर बाह्य प्रोटीन, और दूसरे थे समाकल या फिर आंतरिक प्रोटीन। ठीक है, तो सिंगर नामक वैज्ञानिक ने क्या किया कि जो भी हमारी कोशिकाएं होती है
उनमें जो कोशिका झिल्ली पाई जाती है उनको मतलब कि उसके हिसाब से इनकी उपस्थिति के आधार पर, मतलब कि जो भी कोशिकाएं हैं उनकी जो कोशिका झिल्ली है उनकी उपस्थिति के आधार पर उन्होंने क्या किया, कोशिका झिल्ली को दो पार्ट में बांटा। पहली परिधीय या फिर बाह्य कोशिका झिल्ली और दूसरी थी समाकल या फिर आंतरिक कोशिका झिल्ली। ठीक है, तो सबसे पहले देखो परिधीय या फिर प्रोटीन को दो पार्ट में बांटा उन्होंने कोशिका झिल्ली में उपस्थिति के आधार पर। ठीक है, जो सिंगर नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया कि कौन सी कोशिका झिल्ली में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है उस आधार पे क्या किया, प्रोटीन्स को दो पार्ट में बांटा। ठीक है, कोशिका झिल्ली में उसकी उपस्थिति के आधार पर या फिर कोशिका झिल्ली में उन प्रोटीन्स का कितना भाग पाया जाता है इस आधार पर सिंगर नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, प्रोटीन्स को दो पार्ट में बांटा। पहले परिधीय या फिर बाह्य प्रोटीन, दूसरे थे समाकल या फिर आंतरिक प्रोटीन। तो देखो अब पढ़ते हैं सबसे पहले परिधीय या फिर बाह्य प्रोटीन। तो ये वाले जो प्रोटीन है वो क्या होते हैं, जो कोशिका झिल्ली होती है उसका 20 से 30% भाग, या फिर जो भी पूरे के पूरे प्रोटीन्स है उसमें से जो बाह्य प्रोटीन या फिर परिधीय प्रोटीन है वो क्या करेंगे, टोटल प्रोटीन का 20 से 30% भाग बनाने में सहायता करते हैं। ठीक है, उसके बाद कि ये उपस्थित कहाँ होते हैं, तो जो परिधीय प्रोटीन होते हैं वो क्या होते हैं, कला की सतह पर लिपिड अणुओं के बाहर प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि जो हमारी कोशिका कला है उसकी सतह पर पाए जाएंगे और वो भी कहाँ पे, लिपिड अणुओं के साथ जुड़कर उनकी बाहरी सतह पर पाए जाएंगे। जब हमने लिपिड पढ़ा था तो उसमें भी हमने पढ़ा था कि जो लिपिड है वो भी दो टाइप के होते थे, या फिर उनकी जो कोशिका कला में स्थिति है वो भी क्या है, दो टाइप से थे, एक बाहरी और एक भीतरी। तो जो प्रोटीन है वो भी क्या है, लिपिड अणुओं के साथ जुड़े रहते हैं और कोशिका कला की सतह पे जुड़े रहेंगे, और जो लिपिड अणु है उनके साथ जुड़कर उनके बाहर की तरफ जुड़े रहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट ये क्या है, स्थिर रूप से जुड़े रहते हैं, इसीलिए जो प्रोटेज एंजाइम है या फिर जो लवणीय विलयन है इनके द्वारा इन्हें आसानी से अलग किया जा सकता है। मतलब कि इनका जो लिपिड के साथ बॉन्ड होता है वो ज्यादा मजबूत नहीं होता है, ये सिर्फ स्थिर रूप से लिपिड के साथ जुड़े रहते हैं, इसीलिए क्या है इनको लिपिड से आसानी से अलग किया जा सकता है। किसकी सहायता से, प्रोटेज एंजाइम या फिर जो लवणीय विलयन होते हैं उनके द्वारा क्या है इनको लिपिड से आसानी से अलग किया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही कमजोर बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। अगला, इस प्रकार के जो प्रोटीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, मतलब कि आसानी से जल के साथ घुल के ये क्या है विलयन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन होंगे परिधीय या फिर बाह्य प्रोटीन, ये क्या होंगे, जल में घुलनशील होंगे, अच्छी तरह से घुल सकेंगे। अगला है जो परिधीय प्रोटीन होंगे वो जो स्तरीय कलाएं, मतलब कि जो कोशिका कला है उसकी जो सतह है उससे ये क्या होते हैं, विद्युत स्थैतिक या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है, जो परिधीय प्रोटीन होंगे वो जो कोशिका कलाएं हैं उनकी सतह पर विद्युत स्थैतिक बॉन्ड या फिर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उनके द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। अब इनका एग्जाम्पल क्या क्या हो गया, मतलब कि परिधीय प्रोटीन किस किस में पाए जाते हैं, तो सबसे पहले जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर पाया जाता है साइटोक्रोम सी नामक परिधीय प्रोटीन। उसके बाद जो हमारी आरबीसी है, रेड ब्लड कार्पल्स, तो जो हमारी लाल रक्त कणिकाएं हैं उनमें पाए जाने वाले परिधीय प्रोटीन कौन से हैं, स्पेक्ट्रिन और एक्टिन। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में साइटोक्रोम सी नामक परिधीय प्रोटीन पाया जाता है और जो हमारी आरबीसी है उसके अंदर स्पेक्ट्रिन और एक्टिन नामक दो परिधीय प्रोटीन्स पाए जाते हैं। उसके बाद में दूसरे प्रोटीन्स जो कि कौन से हैं, समाकल या फिर आंतरिक प्रोटीन। तो ये वाले जो प्रोटीन होते हैं वो क्या करेंगे, जो टोटल प्रोटीन है उसका 70% से अधिक भाग बनाते हैं। ठीक है, जो आंतरिक प्रोटीन होंगे वो 70% से अधिक प्रोटीन का भाग बनाएंगे। ठीक है, दूसरा जो परिधीय प्रोटीन हमने पढ़े थे वो तो क्या पढ़े थे कि लिपिड के साथ जुड़े रहते हैं और उसकी सतह से मतलब बाहर की तरफ निकले रहते हैं, लेकिन जो आंतरिक प्रोटीन है वो क्या होते हैं, लिपिड के साथ ही जुड़े रहते हैं और जो लिपिड का स्तर है उसके अंदर की तरफ ये धसे रहते हैं, मतलब कि लिपिड के साथ जुड़कर उसके अंदर की तरफ धसे रहकर ये बॉन्ड बनाते हैं। अगला, ये किस किस में पाए जाते हैं, तो देखो जो हमारी आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स, उनकी जो कोशिका कला है उसमें क्या है, जो 75 एंगस्ट्रॉम व्यास के ग्लोबुलर प्रोटीन्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जो हमारी आरबीसी है और जो आरबीसी की कोशिका झिल्ली है, ठीक है, उन कोशिकाओं में क्या पाए जाते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स बहुत ज्यादा मात्रा में, जिनका व्यास कितना होता है, 75 एंगस्ट्रॉम, और एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर।
ठीक है, याद रखना है। उसके बाद में जो हमारी पेशी कोशिकाएं या फिर जो हमारी मसल सेल है, उनके अंदर भी क्या है, सार्कोप्लाज्मिक जालक, उनके जो सार्कोप्लाज्मिक जालक है उनमें भी क्या है, जो ग्लोबुलर प्रोटीन है वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो किस किस में पाए जाएंगे, एक तो आरबीसी के अंदर पाए जाएंगे, और दूसरा मतलब आरबीसी जो सेल्स है उसकी कोशिका झिल्ली में, दूसरा जो हमारी पेशी कोशिकाएं हैं उनके सार्कोप्लाज्मिक जालक के अंदर भी क्या है, जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अगला ये जो आंतरिक प्रोटीन होंगे हमारे यहाँ, जो स्मैकल प्रोटीन है वो क्या करेंगे, जो ग्लाइकोप्रोटीन होंगे और जो फॉस्फोलिपिड होगा उसके साथ आपस में जुड़े रहते हैं। किस किस के साथ, ग्लाइकोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड के साथ जो आंतरिक प्रोटीन है वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। अगला जो प्रीधीय प्रोटीन थे वो क्या थे, जल के अंदर विलय थे, लेकिन जो आंतरिक प्रोटीन है वो क्या होते हैं, जल के अंदर विलय होते हैं, मतलब कि ये जल के अंदर बिल्कुल भी नहीं घुलते हैं। ठीक है, तो अब जब ये जल के अंदर नहीं घुलेंगे तो क्या होगा कि मतलब जल के अंदर अविलय, जो प्रीधीय प्रोटीन थे उनको क्या है कि हम मतलब लवणीय विलयन द्वारा या फिर जो प्रोटीज एंजाइम था उसके द्वारा आसानी से अलग कर सकते थे। लेकिन जो आंतरिक प्रोटीन है उनका जो बॉन्ड होता है, जो वो मतलब बनाते हैं लिपिड वगैरह के साथ, वो क्या होता है, बहुत ज्यादा मजबूत होता है। ठीक है, क्योंकि वो लिपिड के अंदर की तरफ धसे रहते हैं तो उनको बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो जो आंतरिक प्रोटीन होंगे उनको क्या है, आसानी से हम लिपिड से अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि इनको हम या तो डिटर्जेंट्स या फिर जो कार्बनिक घोलक होते हैं उनकी हेल्प से क्या है, प्रोटीन से अलग, लिपिड से अलग कर सकते हैं। जो आंतरिक प्रोटीन होंगे वो क्या होंगे, उनको जो मतलब उनको हम आसानी से अलग नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये जो प्रोटीन होंगे वो जल के अंदर अविलय होते हैं। ठीक है, और अविलय होते हैं मतलब कि जल के अंदर घुलेंगे नहीं, तो जब घुलेंगे नहीं तो जल के साथ वो अभिक्रिया भी नहीं कर पाएंगे और कोई और दूसरा तत्व नहीं बना पाएंगे। ठीक है, जल के साथ अभिक्रिया करके, इसीलिए क्या है, इनको लिपिड से अलग करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन क्या होता है, कुछ घोलक जैसे कि जो कार्बनिक घोलक हो गए या फिर जो डिटर्जेंट्स होते हैं उनके द्वारा क्या है, इनको लिपिड से अलग किया जा सकता है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। आंतरिक प्रोटीन किस किस में पाया जाता है, तो जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें पाया जाता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज नामक आंतरिक प्रोटीन। तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रीधीय प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, और प्रीधीय या फिर बाह्य प्रोटीन, और आंतरिक या फिर स्माकल प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। प्रीधीय प्रोटीन कौन सा होगा माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाला, साइटोक्रोम सी, और आंतरिक प्रोटीन कौन सा होगा, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ठीक है, उसके बाद में जो हमारी रेटिना होती है, रेटिना कहाँ पे पाया जाता है, हमारी आंखों के अंदर। ठीक है, तो हमारे आंखों का जो रेटिना है उसकी जो शलाका सेल्स होती है, उसकी शलाका सेल्स में भी क्या है, रोडोप्सिन नामक आंतरिक प्रोटीन पाया जाता है। एक माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा, दूसरा जो हमारी आंखों की रेटिना है उस रेटिना की जो शलाका कोशिका है उसकी कोशिका झिल्ली में कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा, रोडोप्सिन प्रोटीन। ठीक है, उसके बाद में ये तो हमने पढ़े कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर उनको कितने प्रकारों के अंदर बांटा गया। ठीक है, अब है कि प्रोटीन कार्य भी करेगा, मतलब कोशिका झिल्ली में कोई ना कोई कार्य करेगा प्रोटीन, तभी क्या है उसके रासायनिक संगठन में उसको सम्मिलित किया गया। तो अब कार्य के आधार पर भी क्या है, प्रोटीन्स को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से, सबसे पहले संरचनात्मक प्रोटीन, दूसरे किण्वकी और तीसरे वाहक प्रोटीन। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं संरचनात्मक प्रोटीन। तो जो संरचनात्मक प्रोटीन होते हैं ये क्या करते हैं, जो भी हमारी कोशिका झिल्ली है या फिर किसी भी जीव की कोशिका की जो कोशिका झिल्ली है जिसमें ये प्रोटीन्स पाए जाते हैं उसकी संरचना को बनाए रखने में ये सहायता करते हैं, उसको यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं जिससे वो जो कोशिका झिल्ली है उसकी संरचना बनी रहे। ठीक है, वो मतलब उसकी संरचना बिगड़े ना किसी भी प्रकार से। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोटीन हो गए संरचनात्मक प्रोटीन, जो क्या करेंगे, कोशिका झिल्ली की संरचना को बनाए रखने में सहायता करेंगे, उसको यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। दूसरे प्रोटीन है किण्वकी, या फिर इसको हम एंजाइम्स प्रोटीन्स भी बोल सकते हैं। तो ये जो प्रोटीन है ये क्या करते हैं, मतलब ये उत्प्रेरकों के रूप में या फिर एंजाइम्स के रूप में कार्य करते हैं। अब उत्प्रेरक क्या होते हैं, उत्प्रेरक वो पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी कोई भी जो अभिक्रिया है तो उस अभिक्रिया का जो टाइम है उस टाइम को वो बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई अभिक्रिया है, मतलब अगर कोई अभिकारक है, जैसे 2 अभिकारक है उनसे हम कोई उत्पाद बना रहे हैं, ठीक है,
अगर उन अभिकारकों के साथ हम कोई भी उत्प्रेरक डाल देंगे तो वो उत्प्रेरक क्या करेगा, जैसे उसकी प्रकृति है उसके आधार पर या तो वो जो अभिक्रिया हो रही है उसके टाइम को कम कर सकता है या फिर जो अभिक्रिया हो रही है उसके टाइम को वो ज्यादा भी कर सकता है। ठीक है, तो जो किण्वकी प्रोटीन होंगे वो क्या करेंगे, एंजाइम्स के रूप में या फिर उत्प्रेरकों के रूप में कार्य करते हैं। और इसके एग्जाम्पल कौन से हो गए, 5 न्यूक्लियोपेप्टाइडेज और एटीपेज। ठीक है, 5 न्यूक्लियोपेप्टाइडेज और एटीपेज नामक जो प्रोटीन्स होते हैं वो किसके कौन से प्रकार के होते हैं, किण्वकी प्रकार के प्रोटीन्स। अब लास्ट प्रोटीन है वाहक। ठीक है, तो वाहक प्रोटीन ये क्या करेंगे, कोई भी जो आयंस है या फिर कोई भी जो अणु है उनके वाहकों के रूप में ये कार्य करेंगे। ठीक है, या फिर उनको क्या करेंगे, वाहक के रूप में कोशिका झिल्ली के अंदर प्रवेश करवाएंगे, कोशिका द्रव्य के अंदर। इसके एग्जाम्पल कौन से हो गए, परमेज एग्जाम्पल है, जो वाहक प्रोटीन है उसको हम परमेज प्रोटीन भी बोल सकते हैं और एक और नाम है इसका चैनल प्रोटीन। ठीक है, तो जो वाहक प्रोटीन है उसके दो नाम है, परमेज प्रोटीन भी बोल सकते हैं इसको या फिर चैनल प्रोटीन भी बोल सकते हैं। ये प्रोटीन क्या करेंगे, अणुओं, कोई भी जो अणु होते हैं या फिर जो आयंस होते हैं उनके वाहन में, मतलब कि उनको कोशिका झिल्ली के अंदर प्रवेश करवाने में या कोशिका झिल्ली के आर पार जाने में उनकी सहायता करते हैं, उसके वाहक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये हमने कोशिका झिल्ली के रासायनिक संगठन में जो एक और तत्व पाया जाता है प्रोटीन, उसके बारे में आज पूरा पढ़ा। तो देखो क्या क्या पढ़ा, जो यूकेरियोटिक सेल्स होती है, ठीक है, यूकेरियोटिक सेल्स की जो कोशिका झिल्ली होती है जो क्या कार्य करती है, पारगम्यता अवरोधक का, मतलब कि किसी भी अरे गहरे तत्व को वो क्या करती है, कोशिका झिल्ली के आर पार नहीं जाने देती। जो ऐसी कोशिका झिल्लियां होती है उसमें उनका जो रासायनिक संगठन होता है उसमें क्या कहता है, 50% लिपिड से बना होता है वो और 50% प्रोटीन से। और एक और प्रकार की कोशिका झिल्लियां होती है जो क्या करती है, ऊर्जा स्थानांतरण में वो सक्रिय रूप